नमस्कार। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से वीडियोस पड़े हुए ग्रामर के, बहुत से वीडियोस पड़े हुए हैं आपके वोकेबलरी के, और कि जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बच्चों से कहता रहता हूँ कि वोकेबलरी 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन पता नहीं क्यों मैं देख रहा हूँ कि जो व्यूज़ हैं वो ग्रामर के टॉपिक पे ज़्यादा जाते हैं, वोकेबलरी के टॉपिक पे कम जाते हैं। लेकिन इस वीडियो को पढ़ाने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अच्छी बात है आप ग्रामर पढ़ते हैं, पढ़िए, लेकिन सबसे पहले सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा वर्ड पावर को इम्प्रूव करने में। और इसलिए आप देखिएगा हमारे यहाँ वीडियो की जो संख्या है वो वोकेबलरी की ज़्यादा होती है, वर्ड्स के वीडियो ज़्यादा होते हैं। और वोकैब को भी कभी भी मैं रटने की बात नहीं करता हूँ। और शायद देखिए ये विडंबना है कि वोकैब के वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि वोकैब को लोग कम पढ़ाते हैं, क्योंकि वोकैब को पढ़ाने में मेहनत पड़ती है। जनरली कोचिंग्स में या वो बच्चों को वोकैब को रटने के लिए बोल दिया जाता है। और मेरा 20 साल का अनुभव कहता है, टीचिंग एक्सपीरियंस कहता है कि वोकेबलरी को रट्टा मार के नहीं सिखाया जा सकता, ना सीखा जा सकता है। वोकैब को सीखने का सबसे जो बेस्ट तरीका है, जो अभी तक मैंने अपने 20 साल के अनुभव में देखा है, दैट इज़ द एटिमोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा। रूट वर्ड, ओरिजिन कैसे होती है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, इस पर काम करना होता है। तो बस हमें सिर्फ ये कहना है कि आप ग्रामर वीडियो देख रहे हैं, देखिए, बहुत अच्छी बात, लेकिन इसके साथ साथ आप प्लीज़ वोकैब भी तैयार करिएगा, क्योंकि विदाउट वोकेबलरी ग्रामर इज यूजलेस। ग्रामर बेकार है, क्योंकि मेरा मानना है कि ग्रामर ही वोकेबलरी है। क्योंकि वोकेबलरी का मतलब होता है, फिर से देखिए मैं एक बार सिखा दूं आपको, वोकेबलरी का मतलब होता है वर्ड्स, और ग्रामर का मतलब होता है करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स। दोस्तों, अगर आपके पास वर्ड ही नहीं होंगे तो उसका करेक्ट यूज कहाँ से आएगा? इसको अगर हम प्रैक्टिकली समझाएं कि वोकेबलरी मान लीजिए का मतलब होता है कार, तो ग्रामर क्या होगा? करेक्ट यूज ऑफ कार। तो बताइए बच्चों, आपके पास कार का करेक्ट यूज कैसे आएगा, कार चलाना कैसे आएगा जब तक आपके पास कार नहीं होगी? लेकिन है क्या, अगर आप सोचो बिना कार के कार चलाना सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल वैसे ही होगा कि अगर आप विदाउट वोकेबलरी ग्रामर को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मेरा मानना है कि इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो ये रहा, जिसका नाम है वर्ब। तो आज का टॉपिक है द वर्ब। क्या टॉपिक है? द वर्ब। बहुत अलर्ट होके पढ़िएगा। और जैसा कि अभी इस ग्रामर के सीरीज में मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं आपको उसी तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं जिस तरह से क्लास में लेक्चर दिया जाता है और क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है। और बेहतर होगा कि आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ नोट भी करते जाएं, लिखते भी जाएं। मेरा आपसे भरोसा है कि अगर आपने लिखना सुनना दोनों जारी रखा तो इस वीडियो के अंत तक आपकी वर्ब टॉपिक तैयार हो जाएगा। और जितने भी आपको रूल्स मैं इस वीडियो में कराऊंगा, दे आर द कंप्लीट रूल्स। वो कंप्लीट रूल होंगे, परफेक्ट रूल होंगे। इससे ज़्यादा किसी भी एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिशन में वर्ब से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। इट्स माई प्रॉमिस। ध्यान रखिए, मैं कह सकता हूँ कि जितनी भी मैं ग्रामर पढ़ाऊँगा वो कंप्लीट होगी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन वोकेबलरी में मैं कभी नहीं कह पाऊँगा कि बच्चों बस वर्ड्स पर्याप्त हो गए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकते हैं। इसलिए फोकस वर्ड पर ज़्यादा करेगा, स्कोर वर्ड से ज़्यादा आता है। तो आज का टॉपिक है वर्ब। और आपको पता है कि आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ब। वर्ब को इंपॉर्टेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि वर्ब इज द वर्ड इन ए सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है वो वर्ब होता है। क्योंकि कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं आपने पढ़ा होगा, सुना होगा या बोला होगा जिसमें वर्ब का यूज ना हुआ हो। यू कैन मेक अ सेंटेंस, you can form a sentence without noun, without pronoun, without adjective, without conjunction, but you can never form a sentence without verb.
नाउन के बगैर सेंटेंस बन सकता है, प्रोनाउन के बगैर सेंटेंस बन सकता है, प्रीपोजिशन के बगैर सेंटेंस होता है, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ना यूज किया जाए सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन अगर वर्ब का यूज नहीं है तो सेंटेंस नहीं बनता है। इसलिए वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। वर्ब होता क्या है बच्चों? वर्ब का मतलब होता है एक्शन। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा मैंने बच्चों को सलाह दी कि कुछ भी नहीं रटो, ना तो मैं कुछ वोकैब में आपको रटने को कभी बात करता हूं, नहीं ग्रामर में। चीजों को सीखो। और ये जो लिखा है ये भी एक वर्ड है, और हमारे वर्ड्स हैं, इसकी जो उत्पत्ति है ग्रीक या लैटिन से हुई है। तो वर्ब का मतलब होता है एक्शन। एक्शन मीन्स होता है काम, या कह सकते हैं वर्क। जो काम है, वर्क है, एक्शन है, वो कहलाता है वर्ब। जैसे आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो मेरा काम क्या है, मेरा एक्शन क्या है? पढ़ाना। तो टीच क्या है? एक्शन है। तो क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। काम क्या है? प्ले, खेलना। क्या हो गया? वर्ब हो गया। राधा सिंग्स अ सॉन्ग, राधा एक गीत गाती है। काम क्या करती है? सिंग। तो जो भी इस तरह के एक्शन है वो क्या कहलाते हैं? वर्ब। और याद रखिएगा, वर्ब जो होता है उसके हिंदी अर्थ में ना, नी, ने निकलता है। और ये वीडियो ध्यान रखिएगा उन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है जो वर्ब में बिल्कुल जीरो हैं, और बिल्कुल उनके लिए भी बहुत जरूरी जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। जी हाँ, हिंदी मीडियम से इंग्लिश। तो वर्ब क्या हो गई? एक्शन वर्क जो है वो वर्ब कहलाता है। अब आगे बात करते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के प्रकार कितने तरह होते हैं? तो डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग आपका काइंड्स ऑफ वर्ब। मैंने कहा था फटाफट नोट भी करते जाइएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग आपका है काइंड्स ऑफ वर्ब। थोड़ी सी हैंडराइटिंग पे आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, एडजस्ट करनी पड़ेगी। बहुत हिंदुस्तान में तो बहुत चीज़ें एडजस्ट की जाती हैं, तो प्लीज़ थोड़ी सी हमारी हैंडराइटिंग भी एडजस्ट कर लें। और अगर आपने हैंडराइटिंग एडजस्ट कर ली तो यकीन मानिएगा मज़ा आएगा। फिर आपको मैं भरोसा दे सकता हूँ शायद इससे अच्छा वीडियो आपने यूट्यूब पर नहीं देखा होगा वर्ब से संबंधित। तो काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब होती कितनी तरह के हैं? तो बच्चों वर्ब आपकी 3 तरह की होती हैं। पहला ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा ऑर्डिनरी वर्ब। और तीसरा नॉन फाइनाइट्स। तो वर्ब आपकी 3 तरह के हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब और नॉन फाइनाइट्स। ऑक्सिलरी वर्ब को आप एक तरह से कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया कह सकते हैं। और ऑर्डिनरी वर्ब को कह सकते हैं मेन वर्ब, मुख्य क्रिया कह सकते हैं। और नॉन फाइनाइट्स को आप कह सकते हैं डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आपने क्या सीखा? वर्ब 3 तरह की हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब या मेन वर्ब, नॉन फाइनाइट्स या डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पता है ऑर्डिनरी वर्ब या मेन वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब। अब हम आपको यही सिखाने जा रहे हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, ऑर्डिनरी वर्ब कौन सी होती है
और नॉन फाइनाइट कौन से होती हैं, और इनको मेन वर्ब क्यों कहते हैं, फाइनाइट क्यों कहते हैं, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहते हैं, इस तरह से बात करेंगे। तो हम एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो डालिएगा हेडिंग आपका ऑक्सिलरी वर्ब। बच्चों ऑक्सिलरी वर्ब दो तरह की होती है, एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, और एक होता है, दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी। तो पहला क्या है प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा क्या है मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होती है, जिसको मैंने कहा था आप हेल्पिंग वर्ब लीजिए, ये होती है आपकी टू बी, टू डू और टू हैव। टू बी, टू डू, टू हैव ये आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं, या जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, सहायक क्रिया कहलाते हैं। टू बी का फुल फॉर्म होता है इज, एम, आर, वाज और वर्ब। और टू डू का फुल फॉर्म कहलाता है डू, डज और डिड। और टू हैव का फुल फॉर्म कहलाता है हैज, हैव और हैव। तो क्या सीखा, टू बी मतलब इज, एम, आर, वाज, वर्ब, टू डू मतलब डू, डज, डिड, और टू हैव मतलब हैज, हैव, हैड। और आपने देखा ये सारी की सारी वर्ब प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं या हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जिनका यूज आप टेंस में करते हैं। और अगर आपको इफ यू वांट टू लर्न द करेक्ट यूजेज ऑफ ऑल दीज प्राइमरी ऑक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब्स, इनका अगर आपको सही यूज सीखना है, आपको नहीं आता है, तो फिर आप अपने इस इंग्लिश मास्टर के यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को जरूर देखें। सर्च करिएगा टेंस, एक पढ़ा हुआ है और एक पढ़ा हुआ है करेक्ट यूजेज ऑफ टेंस। इन दोनों वीडियो को देख लें तो आपका ये टेंस तैयार हो जाएगा, क्योंकि टेंस भी इंग्लिश का आधार है। क्या अगर कह दिया जाए कि टेंस जो होती है इज द मदर ऑफ इंग्लिश, जननी है, मदर है, तो कहना गलत नहीं होगा। क्यों नहीं गलत होगा कि, और खास तौर से क्योंकि हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी मीडियम बेल्ट से संबंधित करते हैं, तो हमारी इंग्लिश जो होती है मोस्टली हम लोग ट्रांसलेट करके इंग्लिश को बोलते हैं। और ट्रांसलेट करने के लिए, क्योंकि हमारे दिमाग में आइडियाज़ पहले हिंदी में आते हैं, उनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेशन का आना, टेंस का आना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं, तो ये तो आपको आ गया होगा, नहीं आता है, और आपको वैसे बता दें इन सब का यूज़ टेंस में होता है कि इज, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है, वाज, वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस में होता है, डू, डज प्रेजेंट डिफरेंट में आता है, डिड पास्ट डिफरेंट में आता है, हैज, हैव प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, और हैड आपका आता है पास्ट परफेक्ट में। तो ये हो गई आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी। अब देखिए मॉडल ऑक्सिलरी या मॉडल, जिसको मॉडल ऑक्सिलरी को हम मॉडल्स भी कहते हैं, और ये होती हैं मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, need, need not, dare, dare not, used to। ये कहलाते हैं मॉडल ऑक्सिलरी या मॉडल्स। और दोस्तों याद रखिएगा, इनका करेक्ट यूज भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, या अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग में मॉडल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी हम लोग इन सब के बारे में सीख रहे हैं।
इसके बाद फिर आपको सिखाएंगे व्हाट आर द करेक्ट यूजेज ऑफ मॉडल्स, इसका मॉडल्स का करेक्ट यूज क्या होता है, यानी मे कब आता है, माइट कब आता है, कैन कब आता है, इसकी बात हम आगे करते हैं। तो अब अभी तक हमने क्या सीखा, वर्ब 3 तरह की होती हैं। पहला ऑक्सिलरी वर्ब, फिर हमने आपको सिखाया ऑर्डिनरी वर्ब और नॉन फाइनाइट, फिर हमने आपको सिखाया ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या होती है। ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, 2 तरह के हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरीज, जिनको मॉडल्स कहते हैं। अभी हम आगे इन वर्ब्स के काइंड सिखाने के बाद आगे थोड़ा सा अभी बता रहे हैं ऑर्डिनरी वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट क्या होती है, इसके बाद फिर आपको सिखाएंगे व्हाट आर द करेक्ट यूजेज ऑफ मॉडल्स। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, सेकेंड पॉइंट आपका जो है ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो दूसरा वर्ब आता है, जी हाँ, ऑर्डिनरी वर्ब। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा ऑर्डिनरी वर्ब। सेकेंड पॉइंट, काइंड्स ऑफ वर्ब का टॉपिक चल रहा है। और काइंड्स ऑफ वर्ब में सेकेंड पॉइंट आपका जो है, पहला हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा है ऑर्डिनरी वर्ब। और मैंने कहा था ऑर्डिनरी वर्ब को हम मैन वर्ब भी कह लेंगे और इसको हम फाइनाइट वर्ब कह सकते हैं। तो बस हमें यही सीखना है कि ये ऑर्डिनरी वर्ब कौन होती हैं, इनको मैन वर्ब क्यों कहते हैं, फाइनाइट वर्ब क्यों कहते हैं। तो बच्चों जो आपकी वर्ब की फॉर्म होती है, जैसे प्ले, सिट, डांस, स्टैंड, जिस वर्ड के हिंदी में ना नी नहीं निकलता वो आपकी मैन वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब कहलाती है। ये आपकी 2 तरह की होती हैं, एक होती है रेगुलर या इरेगुलर वर्ब्स, और एक होती है ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव वर्ब्स। तो यानी कि हमारी 2 तरह की ऑर्डिनरी वर्ब होती हैं, रेगुलर वर्ब या इरेगुलर वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब या इंट्रांसिटिव वर्ब। अब हमें सीखना है कि पहले तो सीखना है कि कौन सी ऑर्डिनरी वर्ब हैं, इनको मैन वर्ब क्यों कहते हैं, फाइनाइट क्यों कहते हैं, फिर उसमें रेगुलर कौन है, इरेगुलर कौन है, ट्रांसिटिव कौन है और इंट्रांसिटिव कौन है। तो देखिए जो आपकी वर्ब होती हैं, जैसे से, सिंग या से, प्ले, राइट और सिंग, इस तरह की जो वर्ब होती हैं, से माने कहना, प्ले माने खेलना, राइट माने लिखना, सिंग माने गाना, ये आपकी कहलाती हैं। इनको हम ऑर्डिनरी वर्ब भी कह सकते हैं, मैन वर्ब भी कह सकते हैं और फाइनाइट वर्ब भी कह सकते हैं। यही हमारी रेगुलर वर्ब भी कहलाती है, इसमें से कुछ इरेगुलर कहलाती है, कुछ ट्रांसिटिव होती है, कुछ इंट्रांसिटिव होती है। तो हमें ये सीखना है रेगुलर कौन है, इरेगुलर कौन है, ट्रांसिटिव कौन है, इंट्रांसिटिव कौन है। तो देखिए से मीन्स होता क्या, ये जो वर्ब होती है इनकी फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। जैसे से, सेट, सेट और सेइंग। तो से फर्स्ट फॉर्म है, सेट सेकंड फॉर्म है, सेट थर्ड फॉर्म है और सेइंग आईएनजी फॉर्म है। ऐसे आपका प्ले का होता है प्लेट, प्लेट और प्लेइंग। ऐसे आपका राइट का होता है राइट, रोट, रिटन और राइटिंग। ऐसे आपका सिंक होता है सिंग, सैंग, संग और सिंग। तो बच्चों ये जो वर्ब है ये आपकी ऑर्डिनरी वर्ब कह लो, मैन वर्ब कह लो, फाइनाइट वर्ब कह लो। इसी में से कोई रेगुलर है, कोई इरेगुलर है, कोई ट्रांसिटिव है, कोई इंट्रांसिटिव है। अब देखिए एक एक करके सीखते हैं।
इनको हम ऑर्डिनरी वर्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक साधारण क्रिया है और सिंपल रूप से यूज करते हैं। जैसे वह लिखता है, ही राइट्स, मैं लिखता हूँ, आई राइट, तुम लिखते हो, यू राइट, तो सिंपल, इसलिए ऑर्डिनरी वर्ब है। इनको मैन वर्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ आते हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, पीछे पढ़ाया था, इज, एम, आर, वाज वर्ब, इसलिए मैन वर्ब कहलाते हैं। और ये फाइनाइट क्यों कहते हैं, और ये सिखाएंगे, क्योंकि एक नॉन फाइनाइट भी होता है, हम आगे बात करेंगे। फाइनाइट मीन्स होता है सीमित, लिमिटेड। तो पहले बात करते हैं इसमें रेगुलर कौन है, इरेगुलर कौन है। तो इसका सिंपल तरीका है कि जब सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है, जिन वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है, यानी कि जब जो वर्ब अपने रेगुलर गति से आगे बढ़ती है, रेगुलर मतलब सेम, तो वो हमारी रेगुलर वर्ब कहलाती है। जैसे सेट, सेट रेगुलर गति से आगे बढ़ रही है, सेकेंड थर्ड फॉर्म सेम है, रेगुलर वर्ब। प्लेड, प्लेड सेकेंड थर्ड फॉर्म सेम है, रेगुलर गति से आगे बढ़ रही है, तो ये दोनों वर्ब हमारी कहलाती हैं रेगुलर वर्ब। और इरेगुलर वर्ब देखिए कैसे बनाएगा, इर मींस होता है नॉट, नॉट रेगुलर, यानी कि नॉट सेम, यानी जिन वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम नहीं है, जो रेगुलर गति से आगे नहीं बढ़ रही हैं, वो इरेगुलर वर्ब कहलाती हैं। और इसमें आती हैं आपकी, जैसे देखिए रोट सेकेंड फॉर्म है, रिटन थर्ड फॉर्म है, रेगुलर नहीं है, सेम नहीं है। सैंग सेकेंड फॉर्म है, संग थर्ड फॉर्म है, तो यानी ये रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, नॉट सेम है, तो ये क्या कहलाएंगी, ये आपकी इरेगुलर वर्ब कहलाती है। तो यानी ये दोनों आपकी हो जाती हैं इरेगुलर वर्ब। तो दोस्तों उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं और इरेगुलर वर्ब किसे कहते हैं। आगे किसी वीडियो में हम आपको बना के सिखाएंगे इरेगुलर वर्ब कौन कौन से होती है, क्योंकि एग्जाम में इरेगुलर वर्ब से संबंधित भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे बात करते हैं ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं और इंट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट सीखते हैं फटाफट। ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, वी शुड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, वी शुड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, हमें कभी भी किसी पत्थर को अनटर्न नहीं छोड़ना चाहिए, यानी हमें हमेशा भरसक कोशिश करनी चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए, अपनी कोशिश को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। यानी अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर में वर्ब अगर पढ़ रहे हैं तो वर्ब से संबंधित हर चीज़ को आपको आना चाहिए। और जिस तरह से मैं इस टॉपिक को आपके लिए डिजाइन करके लाया हूँ, यकीन मानिएगा कोई पॉइंट नहीं छूटेगा। आप हमसे लिखवा के लिख लीजिएगा, जितने रूल्स मैं आपको दे दूंगा, जितने कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूंगा, इससे बाहर किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा गया है। इट्स माय एक्सपीरियंस ऑफ 20 ईयर्स इंग्लिश टीचिंग। तो ट्रांसिटिव किसे कहते हैं, इंट्रांसिटिव किसे कहते हैं, इसकी बात करते हैं। और हर चीज का कहीं ना कहीं रूल रहता है, जरूरत पड़ती है। ध्यान रखिएगा, मैं कभी भी उस चीज को पढ़ाने की कोशिश नहीं करता हूं कि जो सिर्फ आपको इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि मैं वीडियो सिर्फ लाइक या व्यूज के लिए नहीं बनाता हूं, मैं वीडियो बनाता हूं आपकी लर्निंग के लिए, आपके सिखाने के लिए। क्योंकि इसलिए मेरे वीडियोस में देखा होगा फन, इंटरेस्टिंग, मौज मस्ती, जोक सब कुछ नहीं रहता है, क्योंकि मेरा मोटो है ओनली नॉलेज नो नॉनसेंस। ट्रांसिटिव किसे और इंट्रांसिटिव किसे कहते हैं, बात करते हैं। और हर चीज को कभी भी मैं रटाऊंगा नहीं। वैसे तो ट्रांसिटिव मीन्स सकारात्मक, इंट्रांसिटिव मीन्स सकारात्मक अकर्मक होता है, लेकिन फिर भी इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको रटना नहीं, सीखना है। कैसे सीखना, और जो ट्रांसिटिव में और सीखने का तरीका वही रूट वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स। ट्रांसिटिव एक रूट है ट्रांस, ट्रांस का मतलब होता है पास ओवर, तो ट्रांसिटिव हो जाएगा पासिंग ओवर। और इन प्रीफिक्स है, इनमें हो जाता है नॉट, तो इंट्रांसिटिव हो जाता है नॉट पासिंग ओवर, नॉट पासिंग ओवर। अब क्या हो रहा पास ओवर, बात किसकी हो रही है, वर्ब की, तो ये यानी कि पासिंग ओवर वर्ब में एक्शन, और ये हो जाता है नॉट पासिंग ओवर एक्शन। यानी कि वो वर्ब जिनका एक्शन पास ओवर होता है वो ट्रांसिटिव कहलाती है, जिनका एक्शन पास ओवर नहीं होता है वो इंट्रांसिटिव कहलाती है। अब देखिए कैसे पास ओवर होता है, कैसे पास नहीं होता है, हम लोग सीखते हैं इसको। और एक और चीज ध्यान रखिएगा,
ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव के बारे में जरूरत पड़ती है जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। वहां पे आपको बताया जाता है कि ओनली दोज वर्ब्स कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस विच आर ट्रांसिटिव। सिर्फ उन्हीं वर्ब की पैसिव वॉइस बनती है जो ट्रांसिटिव होती हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब्स कैन नेवर बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो वहां जरूरत पड़ती है। तो देखिए, ट्रांसिटिव मीन्स क्या होता है? पासिंग ओवर। और पास ओवर क्या होता है? एक्शन। और इंट्रांसिटिव क्या होता है? नॉट पासिंग ओवर। और क्या पास ओवर नहीं होता? एक्शन। तो देखिए ट्रांसिटिव कैसे होती है, यानी वह वर्ब जिसका एक्शन पास ओवर होता है। कैसे पास ओवर होता है? जैसे सेंटेंस हमारा होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए ये जो वर्ब है, जब इसका एक्शन पास ओवर होता है, मतलब आगे बढ़ता है, यानी कि एक्शन आपका ऑब्जेक्ट पे जाता है, तो ये वर्ब आपकी कहलाती है ट्रांसिटिव यानी टीबी। और नॉट पासिंग क्या होता है? जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो जब इस वर्ब का एक्शन पास ओवर नहीं होता, यानी आगे ऑब्जेक्ट नहीं जाता। अब देखिए अगर आगे नहीं जाता तो कहाँ आएगा? पीछे आएगा। तो इसका एक्शन जब सब्जेक्ट पड़ता है तो ये वर्ब आपकी कहलाती है इंट्रांसिटिव। तो क्या सीखा? एक्शन जब ऑब्जेक्ट पे जाएगा तो ट्रांसिटिव है, इसे बोलते हैं सकर्मक। और जब ऑब्जेक्ट पर नहीं जाएगा, सब्जेक्ट पे आएगा, तो इंट्रांसिटिव है, अकर्मक। जैसे सेंटेंस आपका है, द ड्राइवर stopped the train। द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन। अब देखिए ड्राइवर सब्जेक्ट है, स्टॉप वर्ब है, ट्रेन ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव चेक करने के लिए बस हमें क्या करना होता है? हमें देखना होता है कि इसका एक्शन कहां पड़ रहा है। तो स्टॉप मींस रुकना। क्या रुका? ट्रेन रुका, एक्शन ऑब्जेक्ट पे गया, तो वर्ब कैसा हो गया बच्चों? ट्रांसिटिव। अब एक सेंटेंस है, द ट्रेन stopped suddenly। द ट्रेन स्टॉप सडनली। सब्जेक्ट क्या है? ट्रेन है, स्टॉप वर्ब है और सडनली क्या ऑब्जेक्ट है? तो फिर से वर्ब स्टॉप है, स्टॉप मींस रुकना। क्या रुका? ट्रेन। अब आपको पता है ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो क्या रुका? ट्रेन। ट्रेन क्या है? सब्जेक्ट है, यानी एक्शन किस पे पड़ा? सब्जेक्ट पे। तो अब यहां पर ये वर्ब कैसा हो गया? ये बच्चों आपका हो गया इंट्रांसिटिव वर्ब। एक और एग्जांपल, द बॉय kicked the football। द बॉय kicked the football। एक्शन क्या है आपका? है किक। ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। एक्शन क्या है? किक, लात मारना। लात किसको पड़ रही है? फुटबॉल को, ऑब्जेक्ट पर। और जब एक्शन ऑब्जेक्ट जाता है तो वर्ब कैसी हो जाती है? ट्रांसिटिव। और एक सेंटेंस अगर बना दिया जाए, द बॉय kicked himself। फिर से वर्ब आपकी किक है और सब्जेक्ट बॉय है और ये ऑब्जेक्ट है। अब किक मींस लात मार। लात किसको पड़ रही है? बॉय को। यानी जब एक्शन आपका सब्जेक्ट पे जाता है तो वर्ब कैसी हो जाती है? इंट्रांसिटिव। तो देखिए विद दीज एग्जांपल्स वन थिंग इज क्लियर। इन उदाहरण से एक चीज क्लियर हो जाती है कि कोई भी वर्ब ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव नहीं होती है। जब वो सेंटेंस में यूज होती है तो या तो ट्रांसिटिवली यूज होती है या इंट्रांसिटिवली। इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं कि नो वर्ब इज ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। व्हेन इट इज यूज्ड आइदर ट्रांसिटिवली और इंट्रांसिटिवली। तो बस हमें ऐसे देखना होगा एक्शन कहां पड़ रहा है। क्योंकि देखिए यहां पर स्टॉप ट्रांसिटिव है और यहां पर स्टॉप इंट्रांसिटिव हो गई। यहां पर किक ट्रांसिटिव है और यहां पर किक इंट्रांसिटिव हो गई। अभी भी अगर आप ना पहचान पाओ ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव तो इसको थोड़ा सा हिंदी भाषा में समझ लीजिएगा कि जब एक्शन रूपी लात किसी और को पड़े, फुटबॉल पड़ रही है तो ट्रांसिटिव बन जाती है। और जब एक्शन रूपी लात खुद को पड़ जाए, जब एक्शन रूपी लात किसी और को पड़े तो ट्रांसिटिव है, और जब एक्शन रूपी लात खुद को पड़ जाए तो इंट्रांसिटिव है। अभी भी क्लियर ना हो तो एक और चीज सीख लीजिएगा, बिल्कुल रटा देंगे आपको, कि अगर सेंटेंस में जो वर्ब दी गई उसका पैसिव वॉइस बन रहा है तो ट्रांसिटिव है, पैसिव नहीं बन रहा है तो इंट्रांसिटिव है। जैसे द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन तो पैसिव बन जाएगा द ट्रेन वॉज स्टॉप्ड बाय द ड्राइवर।
लेकिन द ट्रेन स्टॉप सडनली पैसिव नहीं बनेगा। ऐसे ही द बॉय किक्ड द फुटबॉल पैसिव बन जाएगा, द फुटबॉल वाज किक्ड बाय द बॉय, लेकिन द बॉय किक्ड हिमसेल्फ पैसिव नहीं बनेगा। तो बस क्लियर हो गया, पैसिव बन रहा है तो ट्रांसिटिव है, पैसिव नहीं बन रहा है तो इंट्रांसिटिव है। तो आई थिंक अब आपको जो वर्ब का सेकंड पॉइंट है, ऑर्डिनरी वर्ब किसे कहते हैं, मेन वर्ब किसे कहते हैं, फाइनल वर्ब किसे कहते हैं, क्लियर हो गया होगा। क्योंकि ये दो तरह के हैं, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर किसे कहते हैं, इरेगुलर किसे कहते हैं, ये भी क्लियर हो गया होगा। ट्रांसिटिव क्या है, इंट्रांसिटिव क्या है, ये भी क्लियर हो गया। अब वर्ब का जो थर्ड काइंड है हम उसकी बात करते हैं। तो याद है आपको थर्ड काइंड क्या है? जी हाँ, आपको जो थर्ड काइंड मैंने लिखाया है वो था आपका, पहला क्या था, वर्ब का कौन सा काइंड होता है, ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा कौन सा काइंड था, ऑर्डिनरी वर्ब। अब आपका थर्ड काइंड आपका है, लिख लीजिएगा, थर्ड काइंड आपका है नॉन फाइनाइट्स। नॉन फाइनाइट्स को मैंने आपको एक और चीज बताई थी, इसको हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। अब हमें यही सीखना है कि इनको नॉन फाइनाइट्स क्यों कहते हैं, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहते हैं। और आपको याद होगा मैंने कहा था कि ऑर्डिनरी वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सीखना है। अब पहले देखिए होती कौन है, तो ये तीन तरह की होती हैं नॉन फाइनाइट्स, आपकी तीन तरह की होती हैं। पहला इन्फिनिटिव, पहला होता है इन्फिनिटिव, दूसरा जीरंड और तीसरा पार्टिसिपल। तो बच्चा रखिएगा, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल तीन होते हैं नॉन फाइनाइट्स, इनको हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जीरंड होता है वर्ब का आईजी फॉर्म। और पार्टिसिपल आपके तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ध्यान रखिएगा, पार्टिसिपल तीन है, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। अब देखिए क्या होते हैं, इन्फिनिटिव जो होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, जैसे यू कम टू स्टडी, तो सेंटेंस में टू स्टडी इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव नाउन का काम करता है, किसका काम करता है, नाउन का काम करता है, और इसका हिंदी होता है के लिए। तो जैसे यू कम टू स्टडी, तुम पढ़ने के लिए आते हो, तो यहाँ पर के लिए निकल रहा है, टू स्टडी इन्फिनिटिव है और काम किसका कर रहा है, नाउन का। जीरन जो होता है ये भी नाउन का काम करता है, वर्ब की आईजी फॉर्म होती है, इसका हिंदी में ना, नी, ने आता है। जैसे सीइंग इज अ गुड हैबिट, सीइंग इज अ गुड हैबिट, देखना अच्छी आदत है। या राइटिंग इज ए गुड हैबिट, लिखना अच्छी आदत है। स्पीकिंग इज ए गुड हैबिट, बोलना अच्छी आदत है। तो यहाँ पर सी प्लस आई लिखा हुआ है, सीइंग, और इसका अर्थ निकल रहा है देखना। तो जब ना निकल रहा है तो क्या हो गया, जीरन हो गया। काम किसका करा, नाउन का। और पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वर्ब की आईजी फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और परफेक्ट पार्टिसिपल का जो होता है वो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है। तो देखिए अब आपको सिखाते हैं इनको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहते हैं। क्योंकि जो भी हमारे वर्ड्स होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, और ये डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच लिए हैं क्योंकि डबल रोल अदा करते हैं। डबल रोल कैसे होता है कि ये वो वर्ड्स हैं जो बनते तो वर्ब से हैं, जैसे इन्फिनिटिव देखिए वर्ब से बन रहा है, जीरंड वर्ब से बन रहा है, पार्टिसिपल भी आपके वर्ब से बन रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सब बनते तो वर्ब से हैं, देख लीजिएगा वर्ब का फॉर्म, लेकिन काम किसका करते हैं, एडजेक्टिव का। तो देखिए पार्टिसिपल वर्ब से बनते हैं, एडजेक्टिव काम करते हैं,
जीरंड वर्ब से बनता है, नाउन का काम करता है। इन्फिनिटिव वर्ब से बनता है, नाउन काम करता है। तो बनते वर्ब से है, काम नाउन के काम करते हैं या जीरंड या एडजेक्टिव करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल एग्जांपल क्या होता है, जैसे सीइंग अ लायन आई रैन अवे। अब देखिए सीइंग अ लायन, शेर को देख करके मैं भाग गया। यहां पर वर्ब के एनी फॉर्म का अर्थ निकलता है करके या हुए, और पास्ट पार्टिसिपल का अर्थ निकलता है हुआ। और ये होता है जैसे आई कॉट माई लॉस्ट पर्स। अब देखिए लॉस्ट जो है लूज की थर्ड फॉर्म है, मैंने अपना खोया हुआ पर्स पाया, तो हुआ निकला, ये आपका हो गया पास्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसका हिंदी निकलता है के बाद। जब एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम शुरू होता है तो परफेक्ट पार्टिसिपल लगाते हैं, जैसे हैविंग रिटन अ लेटर आई स्लेप्ट। पत्र लिखने के बाद मैं सो गया। एक काम खत्म होने के बाद जब दूसरा काम करता हूं तो वो हमारा बन जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो बच्चों ये था आपका काइंड्स ऑफ वर्ब। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ दो बातें बताई हैं। पहला, व्हाट इज ए वर्ब, वर्ब किसे कहते हैं। तो वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड है, वर्ब है यानी जो काम होता है, और वह होता है जिसके अर्थ हिंदी अर्थ में ना नीने निकलता है। फिर हमने पढ़ा है काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब तीन तरह के होते हैं। पहला ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी दो तरह के हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी वर्ब आपकी ऑर्डिनरी वर्ब कहते हैं, मेन करते हैं, और फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब देखिए एक और चीज है, ऑर्डिनरी वर्ब को फाइनाइट क्यों कहते हैं और इनको नॉन फाइनाइट क्यों कहते हैं, हम ये भी सिखा दें। फाइनाइट मतलब होता है लिमिटेड, और नॉन फाइनाइट मतलब होता है नॉट लिमिटेड। यानी कि वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट से लिमिटेड होती है तो वो हमारी फाइनाइट कहलाती है, और जो वर्ब अपनी सब्जेक्ट से लिमिटेड नहीं होती है वो नॉन फाइनाइट कहलाती है। जैसे ही कम्स टू स्टडी, और एक सेंटेंस है यू कम टू स्टडी। तो इस सेंटेंस में एक फाइनाइट एक नॉन फाइनाइट। कम फाइनाइट है, यहां पर फाइनाइट है, और ये आपका नॉन फाइनाइट है। तो देखिएगा यहां पर ही सब्जेक्ट है तो कम सा आया हुआ है, यहां पर यू है तो कम आया, यानी ये सब्जेक्ट से कंट्रोल्ड है, तो ये आपकी फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। और यहां पर देखिए ही है तो भी टू स्टडी है, यू है तो भी टू स्टडी है, तो ये आपका कहलाता है नॉन फाइनाइट। तो क्या सिखाया आपका फाइनाइट नॉन फाइनाइट में अंतर क्या होता है। तो मैंने क्या सिखाया, वर्ब तीन तरह के हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी दो तरह की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। दूसरा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी को हम मेन वर्ब भी कह सकते हैं या फाइनाइट वर्ब भी कह सकते हैं। तीसरा नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट आपके जो होते हैं वो आपके डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, और ये आपके तीन होते हैं, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। तो बस बेटो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे मॉडल्स के बारे में। व्हाट इज मॉडल्स या व्हाट आर द करेक्ट यूजेज ऑफ मॉडल्स। मैंने आपको बताया था ना, मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलरी होती हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, माइट, ऑट टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज्ड टू। इन सब का करेक्ट यूजेज कैसे होता है वो सीखेंगे। डोंट मिस दिस वीडियो, इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि ये वीडियो एक तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो बहुत आता ही है, साथ साथ में आपका स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज होता है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो, हमारी मेहनत, हमारे प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और दिल खोल कर अपने दोस्तों को शेयर करें, और अपने दोस्तों को ये चैनल सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि आपने तो कर ही लिया होगा। और लास्ट में यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये बताता है कि आप अपने करियर के बारे में बहुत सिंसियर हैं। नमस्कार, जय हिंद।